नमस्कार सभी को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चैप्टर है उसका पार्ट 2। इससे पहले जो है प्रायर हम हैं जो हिस्ट्री के अंदर पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को पार्ट पसंद आया होगा, सबको अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, पर मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि सारी चीज़ें आपको बहुत बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। चलिए, तो उसी के अंदर उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियां आई और कैसे इंडस्ट्रियों ने इंग्लैंड के अंदर प्रोडक्शन शुरू किया और उसका इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो है हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देख चुके थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया था, उससे पहले का कैसे पीरियड था और उससे पहले कैसे प्रोडक्शन होता था, उससे पहले कैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्टेजेस में प्रोडक्शन होता था। लेकिन बाद में एक डिमांड महसूस की गई, जब पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो ज़रूरत महसूस की गई कि फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए और फैक्ट्रियाँ यहाँ पे मतलब डिमांड की गई, एक फास्ट रैपिड तरीके की मांग करी और वो उसकी शुरुआत या फिर उसका कहने का मतलब उसकी बिगिनिंग हो गई, या कहने का मतलब वो आने लग गई। कब आने लग गई? 18th सेंचुरी के एंड में या मिड के जो सेशन है उनके अंदर। देखिए, एक चीज़ देखिए आप लोग, अगर बोला जाए 18th सेंचुरी तो बोला जाए भाई 18th सेंचुरी के मिड में। 18th सेंचुरी का मिड मतलब कि एक माइनस कर दो भाई, जैसे 18 बोला तो 17, मिड मीन्स 50, 1750 के अराउंड। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए कि आप लोगों को बोला जाए कि इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, कहने का मतलब आखिरी जो 1790s है उसके अंदर की बात वो कर रहा है। तो भाई शुरुआती समय में भाई फैक्ट्रियां यहाँ आने लग गई, और जो फैक्ट्री सबसे पहले यहाँ आई, सबसे पहली इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्री 70s 30s में आई। लेकिन ज़्यादातर जो मल्टीपल्स जो फैक्ट्रीज आई या ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लैंड जो इंग्लैंड का लैंडस्केप है वहाँ पे ज़मीन पे दिखने लगी, वो मेनली दिखने लगी 18th सेंचुरी के लास्ट में आते आते। और जो शुरुआती ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ लगी भाई, देखिए शुरुआती जो फैक्ट्रियाँ थी, द अर्ली फेस ऑफ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश वर डेडिकेटेड टू कॉटन गुड्स या कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, शुरुआती में जो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान लगी वो कॉटन गुड्स इंडस्ट्रीज थी या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जिनमें प्रोडक्शन कपड़ों का हो रहा था। यहाँ पे देखिए हमें कैसे पता चलता है कि इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे आने लग गई थी, इंडस्ट्रियाँ प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। इससे हमें एक डाटा हमें मिलता है कि भाई 1760 में, इन 1760 इफ यू सी, ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग। भाई ब्रिटेन के पास इतना ज़्यादा रो कॉटन के सोर्सेज थे नहीं, तो बाहर से मंगवाया करते थे। बाहर से पहले से 2.5 मिलियन पाउंड के कॉटन मंगवाता था। इतना जो पैसे का या इतने जो अमाउंट है उतने का ये पाउंड का केजीज में, इतने पाउंड्स में देखिए ये यहाँ पे कॉटन मंगवाया करते थे। लेकिन बाद में ये बढ़ के भाई देखिए बढ़ के 22 मिलियन पाउंड का हो गया, 2.5 से सीधा का सीधा 22 मिलियन 1787 में हो गया। ये चीज़ें, ये डाटा के अंदर जो इंक्रीज है भाई, इतना कॉटन बाहर से आने लग गया, इतना केजीज या फिर इतना पाउंड जो कॉटन आने लग गया, वो दर्शाता है कि फैक्ट्रियाँ आ चुकी थी, तभी तो इतना रॉ मटेरियल मंगवाया और उसको यूटिलाइज फैक्ट्रीज में किया गया होगा। ठीक है, तो भाई शुरुआती समय में यहाँ पे देखिए बहुत सारे 18th सेंचुरी में बहुत सारे बदलाव हुए प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। जब फैक्ट्रियाँ आई तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस में भाई कार्डिंग में कपड़े को तय करना या किसी प्रकार का उसको बुनना या फाइबर बनाना या फिर स्पिनिंग से पहले कपड़ा तैयार करना, ट्विस्टिंग उसको तय करना, स्पिनिंग उसको सीना या रोल करना, हर एक प्रोसेस में अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग मशीनरी आई, अलग अलग इनोवेशन हुए, अलग अलग डेवलपमेंट हुए, और इससे पूरी की पूरी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट देखे गए। ठीक है, अब जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा स्पीडली अच्छे धागे या स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाए जा सकते थे। ठीक है, इसी का सबसे ज़्यादा जो कहने का मतलब शुरुआत में सबसे पहली जो कॉटन मिल लगाई वो लगाई रिचर्ड ओकराइट ने, जिन्होंने प्रोडक्शन अंडर एक सिंगल रूफ या फिर कहने का मतलब उन्होंने पूरी एक सबसे पहली कॉटन मिल लगाई, जिसकी वजह से काम वहाँ पे घर पे गांव में ना कैरी आउट करके शहरों के अंदर फैक्ट्रियों में होने लग गया। भाई इसके बहुत फायदे थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ फैक्ट्रीज। बेनिफिट ऑफ फैक्ट्रीज वर लाइक क्या हो सकता था कि भाई एक ही रूफ के अंडर होने से
आप उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हो, काम को सुपरवाइज कर सकते हो, प्रोडक्शन को देख सकते हो, क्वालिटी चेक कर सकते हो, लेबर पे रेगुलेशन कि भाई लेबर काम कर रही है कि नहीं ये भी पता कर सकते हो। इस तरीके से भी हो सकता है। तो धीरे धीरे 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते, ठीक है, 18th सेंचुरी में स्टार्टिंग में और 19th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ इंग्लैंड के अंदर आ चुकी थी और चारों ओर इंडस्ट्री दिख सकती थी। और कहने का मतलब भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स बहुत सारे इस समय हुए, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं था कि भाई जब फैक्ट्रियां आई तो ज़्यादातर प्रोडक्शन जो था वो, कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन जो था सारा का सारा इसी में हो रहा था, फैक्ट्रियों में हो रहा था, नहीं, अभी बहुत सारे बाइलेंस या वर्कशॉप में काम कंटिन्यू था। देखेंगे किस तरीके से पेस कैसा था इंडस्ट्रियल चेंज का, व्हाट काइंड ऑफ पेस डज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल चेंज हैज़, ठीक है, गति कैसी थी, स्पीड कैसी थी, इंडस्ट्रियाँ किस तरीके से आई वो देखेंगे कि कितनी फास्टली आई, क्या चीज़ें थी भाई, कितना जल्दी एक्सेप्टेंस मिला, कौन सी इंडस्ट्रियाँ आई शुरुआती। तो देखते हैं भाई, देखिए शुरुआती अगर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो कहने का मतलब शुरुआती इंडस्ट्रीज़ 80s 40s, मैंने बोला 80s 30s में आना शुरू हो गई। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे आई वो यहाँ पे देखी गई कि कॉटन इंडस्ट्री शुरुआती समय में लीडिंग सेक्टर जो था, फर्स्ट जो लीडिंग सेक्टर था। देखिए अलग अलग फेज में डिवाइड करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, तो पहला फेज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है वो कॉटन इंडस्ट्रीज को डेडिकेटेड है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोडक्शन हुआ कॉटन गुड्स का ही हुआ। कॉटन के कपड़े बनाए, मैनचेस्टर, लंकाशायर और भी कई जगह हैं जहां पे खूब सारे कपड़े बने, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड सेक्टर जो है या सेकंड जो सेक्शन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो जो है पूरा डेडिकेट कर दिया गया। फर्स्ट तो किया गया कॉटन को, सेकंड किया गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। भाई जो ग्रोथ देखी गई सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री में, दूसरे बार आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था और जगह जगह बहुत सारी जो रेलवे लाइन्स यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर बसाई जा रही थी वो भी यहाँ पे हो रही थी, जिस वजह से जगह जगह आयरन और स्टील की रिक्वायरमेंट थी। तो बड़े पैमाने पे ब्रिटेन के अंदर इसका प्रोडक्शन हुआ तो इसको कॉलोनीज में भी और कंट्रीज में भी यूटिलाइज किया गया। देखिए यहाँ पे आपकी बुक के अंदर बता रखा था कि 1873 में ब्रिटेन जो था पौंड जो यूरो है वहाँ की जो वहाँ की करेंसी है उसका 77 मिलियन यूरो जो था उसका माल पूरा, कहने का मतलब जो था एक्सपोर्ट कर रहा था, बाहर भिजवा रहा था, जो दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा इनकम इनके पास आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन या बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री में देखा गया। ये पूरा का पूरा डबल था कॉटन एक्सपोर्ट से। कॉटन एक्सपोर्ट इसके आधे होते थे, डबल आयरन इंडस्ट्री डेवलपमेंट होते थे। हमने पहला देखा कि जो डेवलपमेंट देखा गया वो कॉटन और आयरन और स्टील इंडस्ट्री में देखा गया। उसके बाद में बाकी जो इंडस्ट्रीज थी भाई, बाकी जो इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज थी, उनमें अभी भी जो काम था वो, कहने का मतलब जो इंडस्ट्रीज आई वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर पाई। ट्रेडिशनल मतलब जो पुरातन इंडस्ट्रियां थी, जो डोमेस्टिक यूनिट्स में काम कर रही थी, छोटे छोटे कारखानों में काम हो रहा था, उसको नहीं कर पाई। इसका एविडेंस हमें मिलते हैं कि अभी भी 19th सेंचुरी के एंड तक भी आप अगर देखो, 19th सेंचुरी के एंड तक, कहने का मतलब 80s 90s के अराउंड तक भी आप देखो तो सिर्फ 20% लोग, ओनली 20% ऑफ टोटल, कहने का मतलब कहीं अगर 100 वर्कर हैं तो उनमें से सिर्फ 20 वर्कर नई इंडस्ट्रीज में या जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थे उनमें काम कर रहे थे। अभी भी ज्यादातर जो लोग थे वो कौन सी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे? स्मॉल यूनिट्स या छोटे छोटे कारखानों में। तो कहने का मतलब अभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना बड़ा नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था कि भाई वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस कर सके। अभी भी छोटे छोटे कारखानों में काम हो रहा था, कहने का मतलब इतना पेस तेज नहीं था। उसके बाद में बात की जाए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने, भाई ऐसा नहीं था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने अपनी तरफ से डेवलपमेंट नहीं किए। भाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ने ऐसा नहीं था कि स्टीम पावर या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना लिया था, नहीं, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे स्मॉल इनोवेशन या स्मॉल ऑर्डिनरी इन्वेंशंस को अपनाया। कहने का मतलब अपने लेवल पे भाई उन्होंने अपने डेवलपमेंट करे अपने लेवल पे। अब इतना तो ज़्यादा कर नहीं सकते भाई, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा लिया, अगर इन्वेस्टमेंट ही लगाया तो फैक्ट्री हो गई। लेकिन जो छोटे कारखाने थे उन्होंने भी अपने लेवल पे खूब सारे डेवलपमेंट्स अपनाए। उन्होंने डेवलपमेंट्स कैसे अपनाए? उन्होंने छोटी छोटी मशीनरी या इनोवेशन अपने काम के अंदर किए, जिससे उनके काम में तेजी आई। ऐसी जो इंडस्ट्रियाँ थी जहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट देखे गए वो थी फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री। कहने का मतलब इन इंडस्ट्रीज में भी मॉडर्न तरीका नहीं अपनाया,
इनमें फैक्ट्री नहीं हुई, इन्होंने अपने लेवल पे काम कर लिया छोटे छोटे कारखानों में, इसकी भी स्पीड ज़्यादा नहीं थी। एक कारण जिस वजह से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस धीमे हो रहे थे, बोले भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया एकदम से फैक्ट्री आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम से नहीं हुआ ऐसा सब कुछ, भाई ऐसा नहीं था। कहने का था जो मशीनरी आई थी नहीं, जैसे अगर स्टीम इंजन की बात करें, कोई और इसकी बात करें, तो वो बहुत महंगी थी, ठीक है, एकदम से नहीं आ पाई। मर्चेंट जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उनको यूज़ करने से कहने का मतलब भाई कतराते थे, कहने का मतलब दे वर वरिड अबाउट दैम। वरिड क्यों थे? कहने का होता है एक तो वो पहले से महंगी थी, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, उसके बाद में अगर ख़राब हो जाए, देखिए कोई चीज़ है भाई नई नई आती है, उसके कोई कहने का मतलब उसका कोई रिपेयर जैसे होता है ना कि भाई उसका वर्कर भी नहीं मिलता है भाई उसका काम करने वाला, और मिलता भी है तो बहुत महंगा है, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी महंगी है, टूट फूट जाए तो वो भी हो जाएगी, और कहने का मतलब वर्कर की भी कमी वहाँ पे नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा जितने इसको इफेक्टिव बोला गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो डेवलपमेंट्स को, इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं माना गया, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। कहने का मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पेस ठीक ठाक रहा, कुछ ही सेक्टर में इसका डेवलपमेंट देखा गया, बाकी सेक्टर में इसका डेवलपमेंट नहीं देखा गया। अभी भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री या लोकल इंडस्ट्री जो थी अभी भी प्रोडक्शन कर रही थी, ज़्यादातर लोग उन्हीं में काम कर रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं इसका केस, एक नई टेक्नोलॉजी को देख के, भाई जो नई टेक्नोलॉजी आई थी स्टीम इंजन, उसका यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है कि स्टीम इंजन देखो कितना इफेक्टिव है। स्टीम इंजन या फिर आज देख लो इंजन हर एक जगह फिटेड है, उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी भाई इंजन की, स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन स्टीम से चलता है, कहने मतलब कोयले से बर्न आउट होकर पानी जब उबलता है तो उस उबले हुए पानी से जो रोटेटर है या किसी प्रकार का जो टरबाइन है वो घूमता है, घूमने की वजह से जो है इसको यूज़ किया जाता है, जगह जगह घुमा के इसको किसी प्रकार की मशीन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो स्टीम इंजन जो है सबसे पहले न्यू कॉमन ने बनाया, लेकिन उसको डेवलप किया भाई, न्यू कॉमन ने जो स्टीम इंजन बनाया उसको डेवलप कर दिया, स्टीम इंजन ने और भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया और उसका पेटेंट करवा लिया। पेटेंट होता है कॉपीराइट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, पेटेंट करवा दिया 1789 में, और पेटेंट करवा के अपने जो दोस्त थे मैथ्यू बुल्टन, उनको बोला कि आप मेरे साथ मिलके, भाई मैथ्यू बुल्टन उनके फ्रेंड थे, उनको बोला कि आप हमारे साथ मिलके, जेम्स वॉट ने बोला कि हमारे साथ मिलके एक काम करो, हमारे साथ बहुत सारे इंजन बनाओ और ये बहुत अच्छा आविष्कारक हो सकता है और बहुत तेजी से बिकेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैंने बोला कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वाज नॉट दैट गुड, ठीक है। तो कहने का मतलब इस स्टीम इंजन को कई सालों तक तो बायर ही नहीं मिले, किसी ने खरीदा ही नहीं। और अगर बात की जाए 19th सेंचुरी तक, देखो इतनी अच्छी डेवलप टेक्नोलॉजी थी, इतना सब कुछ था, लेकिन फिर भी 19th सेंचुरी की बिगिनिंग तक की बात की जाए तो सिर्फ 321 इंजन्स आर अवेलेबल इन एंटायर इंग्लैंड। पूरे इंग्लैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 321 इंजन थे। आप इनको गिन सकते थे कहाँ थे भाई। देखो कितना, ऐसी अगर टेक्नोलॉजी आ जाए तो सोच के देखो कितने रैपिडली फैलती है, लेकिन उस समय नहीं फैली। 321 इंजन थे, जिनमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज में, 9 वुल इंडस्ट्रीज में, बाकी माइनिंग इंडस्ट्रीज में या आयरन वर्क इंडस्ट्रीज में इनमें लगे हुए थे। बड़े पैमाने पे इनको और ज़्यादा नहीं अपनाया गया। कहने का मतलब अभी भी जो था ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल बताई जा रही थी कि जो लेबर की रिक्वायरमेंट उसको कर देगी, लेकिन फिर भी अभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट इसको नहीं कह रहे थे। और हिस्टोरियन, इसीलिए हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो मशीनों से ना होके उसका क्रेडिट ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन या लेबर को देना चाहिए। उनकी वजह से ऐसा हुआ है। पेस जो थी इतनी मशीन्स की नहीं थी, इसके दौरान वर्कर्स ने, उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ना कि टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगला जो टॉपिक है भाई, पहला वही है, पहला इससे पहले तो टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो आएगा राइट अबाउट द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कैसी थी। तो आप स्टीम इंजन का एग्जांपल देके आराम से समझा सकते हैं कि पेस वाज नॉट गुड। तो इसीलिए भाई अभी भी मैंने आपको बोला कि मशीनों से काम ना होके हाथों से या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में हो रहा था। तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि हैंड लेबर जो था स्टीम पावर के ऊपर कैसे प्रिफर किया गया, वाई हैंड लेबर वॉज गिवन प्रेफरेंस, या वाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज गिवन प्रेफरेंस इन ब्रिटेन, वाई टेक्नोलॉजी वॉज नॉट अडोप्टेड, ठीक है भाई। देखिए अगर बात की जाए अगर हैंड लेबर के प्रेफरेंस की, तो ब्रिटेन के अंदर क्या था कि भाई देखिए जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी, तो कहने का था कोई लेबर शॉर्टेज तो थी नहीं,
पीजेंट जो थे वो अपना काम छोड़ छोड़ के शहरों में काम की तलाश में आ रहे थे, तो खूब सारी लेबर यहाँ पे अवेलेबल थी, तो वेजेस कम रहते थे, तो इंडस्ट्रीज को लेबर मिलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। तो इसलिए भाई वो क्यों अपनाएंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, क्यों करेंगे भाई, जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे है भाई, मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं, मैं सेल्फ रिलायंट हूँ, तो मैं क्यों किसी चीज़ को एक्सेप्ट करूँ, क्यों करूँ। तो सबसे पहला कारण ये था हैंड लेबर को प्रेफरेंस का कि द नंबर ऑफ वर्कर्स या लेबर वॉज हाई। सेकेंड ये था कि जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी या इंडस्ट्रीज में जो रिक्वायरमेंट होती थी वो सीजनल होती थी। भाई देखिए, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, उन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ सीजन्स में काम करती हैं। जैसे बात की जाए कोई भी इंडस्ट्रीज की, भाई जैसे बात की जाए ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्रिसमस के गुड्स बनाती हैं, जैसे हमारे यहाँ दिवाली के गुड्स बनाती हैं, दिवाली में पटाखे, सजावट के सामान या कुछ और, तो ऐसी इंडस्ट्रियों में रिक्वायरमेंट कब रहती है? ऐसी इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट तभी रहती है जब ये त्यौहार आते हैं या मिठाइयों की दुकानें पे तभी रिक्वायरमेंट होती है। तो कहने का मतलब, या फिर और भी बात की जाए क्रिसमस से पहले बुक बाइंडर्स की, भाई वहाँ पे क्रिसमस होता है तो उससे पहले बुक बाइंडिंग की, प्रिंटर्स की, जो क्रिसमस की नीड्स, सजावट के सामान या चीज़ें, केक वेक बनाती थी, सिर्फ उसी से रिक्वायरमेंट होती थी, बाकी नहीं होती थी। बाकी और भी इंडस्ट्री में देखा जाए जैसे शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्री, वो सिर्फ विंटर में काम करती थी। या फिर और भी इंडस्ट्रीज में मांग देखा जाए तो जैसे वहाँ पे वाइन या गैस वर्क इंडस्ट्रीज हैं, भाई वहाँ पे ब्रेवरीज जो थी, ब्रेवरीज हैं या गैस वर्क इंडस्ट्रीज हैं, वो कोल्ड मंथ में ही काम करती हैं। तो ऐसी रिक्वायरमेंट सिर्फ सीजनल हुआ करती थी, बाकी समय कोई काम नहीं होता था। वो मशीन लगा लेगी तो मशीन क्या काम करेगी भाई, मशीन पड़ी रहेगी, खराब हो जाएगी। इसलिए ऐसे वर्कर जहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ करती थी वर्कर की डिमांड की, या वर्कर डिमांड होती थी सीजनल, ऐसी जगह भी इंडस्ट्रीज को नहीं अपनाया गया, ऐसी जगह भी मशीन्स को नहीं अपनाया गया। वहाँ पे प्रेफरेंस दी गई हैंड लेबर को या वर्कर को, ठीक है। और एक कारण जिस वजह से हैंड लेबर को अपनाया गया, मशीन को नहीं अपनाया गया, क्योंकि मशीन के कपड़े आपको पता है यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, उनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता, एक जैसे होते हैं, कस्टमाइज नहीं होते हैं। लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहने का मतलब सिर्फ हाथों से बनाई जा सकती हैं, उनको अट्रैक्टिव शेप या डिज़ाइन जो है वो सिर्फ हाथों से दिया जा सकता है। जैसे अगर बात करी जाए ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में 500 प्रकार के हथौड़े थे और 45 प्रकार की कुल्हाड़ियाँ थी, तो भाई वो सिर्फ हाथों से ही बन सकती थी, मशीन से तो एक जैसी बनेगी। तो ऐसी जो चीज़ें थी जिनको भी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उनको ह्यूमन स्किल से ही बनाया जा सकता है, मशीन से नहीं। इसलिए भी वहाँ भी वहाँ भी प्रेफरेंस दी गई किसको, वहाँ भी प्रेफरेंस दी गई ह्यूमन स्किल को, लोगों को, ना कि इंडस्ट्रीज को वहाँ पे प्रेफरेंस दी गई, ठीक है। और एक और कारण जिस वजह से ब्रिटेन के अंदर हैंड लेबर या वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई या लेबर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई और मशीन्स, कहने का था ब्रिटेन के अंदर एरिस्टोक्रेटिक क्लास के या बुर्जोइस या मर्चेंट क्लास के, भाई बुर्जोइस क्लास मतलब मर्चेंट क्लास, आप कंफ्यूज मत होना, हर चीज़ क्लियर करूंगा। बुर्जोइस क्लास के अंदर जो प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ हैंड जो प्रोडक्ट्स थे उनको इंपॉर्टेंस देते थे। तो उनको क्या मानते थे, वो हाथों से बना हुआ आज भी कोई चीज़ होती है बहुत महंगी होती है, क्योंकि वो क्लास या रिफाइनमेंट का साइन होती हैं भाई, उनको एक पर्सन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है और क्लास का साइन लगता है। तो रिच क्लास वाले थे वो हाथों से बने हुए प्रोडक्ट को प्रेफर करते थे, इसलिए अपर क्लास के द्वारा भी हैंडमेड प्रोडक्ट को प्रेफर किया गया, ना कि मशीन मेड गुड्स को। मशीन मेड गुड्स सिर्फ कॉलोनियों के लिए बनाए गए जहाँ पे गरीब लोग होते हैं वहाँ पे, ताकि उनको पहुँचाया जा सके। और एक और कारण जिस वजह से हैंड लेबर को प्रेफरेंस दी गई वो कारण है कि अमेरिका के अंदर मतलब ब्रिटेन के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी, देयर वॉज नो लेबर शॉर्टेज। सिर्फ ऐसी जगहों पे अपनाया गया जहाँ पे लेबर शॉर्टेज थी, जैसे अमेरिका, ऐसी जगहों पे इंडस्ट्रीज को अपनाया गया। यहाँ जो हुआ वो सिर्फ हैंड लेबर की वजह से ही प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी, सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। आगे जो हैं इसी के अंदर लाइफ ऑफ द वर्कर की बात करी जाए। देखिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को एक अलग पार्ट में डालूँ या फिर इसी में डालूँ, तो मैं एक बार इसको ड्रॉप करके एक अलग पार्ट में इसको डाल देता हूं कि एक बार बहुत लंबा हो जाएगा। एक और पार्ट इसका डालने वाला हूं अभी, ठीक है। तो इसी वजह से इतने आपने देखा कि कैसा डेवलपमेंट इंग्लैंड में हुआ, कैसी उसकी ग्रोथ थी, ठीक है। और आगे देखिए कि भाई चलिए मैं इसी में कवर अप कर देता हूं लाइफ ऑफ द वर्कर्स, कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान भाई इतना डेवलपमेंट हो रहे थे, हैंड लेबर की इतनी डिमांड थी, सब कुछ थी, लेकिन फिर भी जो लाइफ ऑफ द वर्कर, जो वर्कर्स की लाइफ है उसके ऊपर कैसा असर पड़ा। देखिए वर्कर्स जो थे, हमने देखा लेबर बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा काम करने को तैयार थे, तो जैसे ही नौकरी खबर आती गांव से लोग भाग के शहरों की ओर आते, क्योंकि शहरों में फैक्ट्रियां थी, ठीक है। तो भाई नौकरी पाना कोई आसान काम तो था नहीं। लाइफ ऑफ द वर्कर कहने होता वर्कर्स की लाइफ बहुत बड़ी, जैसे शहर में पहुंचती, लेकिन नौकरी पाना कोई आसान काम था नहीं।
नौकरी कब मिलेगी? जब आपका कोई जानकार या रिश्तेदार वहाँ पे काम करता होगा, ठीक है। लेकिन हर किसी का कोई कनेक्शन हो नहीं सकता भाई, हर किसी का कोई कनेक्शन हो सकता है फैक्ट्री में, या जॉब सीकर का कोई रिश्तेदार हो सकता है, तो ऐसा तो था नहीं। तो उनको कई कई घंटे या कई कई समय या कई कई दिन तक जो है बिना नौकरी के काम की तलाश में बिताने पड़ते थे, काम की तलाश में दिन बिताने पड़ते। तो ऐसा तो था नहीं कि उनके बहुत सारे घर थे या फिर ऑल ऑफ द फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री ओनर्स। नो, दे आर नॉट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी। दे हैज़ टू स्पेंड नाइट्स अंडर नाइटमेयर। कहने का मतलब नाइटमेयर भाई उनके लिए बहुत बुरी हालत हो जाती थी। उनको रातें, सर्द रातें ब्रिजेस के नीचे बितानी पड़ती थी, गरीब शेल्टर्स में उनको रुकना, रेन बसेरों में रुकना पड़ता था। बहुत उनकी कंडीशन खराब हो रही थी। प्लस जो वर्कर्स की डिमांड थी वो सीजनल थी। सीजनल डिमांड होने की वजह से बिजी वर्क, जो सीजन ओवर हो जाता उसके बाद में वापस वो लोग सड़क पे आ जाते। सड़क पे आने का मतलब उनके पास कोई काम नहीं होता। कुछ तो अपने गाँव चले जाते, वहाँ पे कोई खेती वेती का काम कर लेते, बाकी यहीं रुक के काम की तलाश करते। लेकिन काम, छोटा मोटा काम पाना कोई आसान था नहीं, तो रिक्वायरमेंट जो है वो भी ऐसे ही रहती, तो यहाँ भी उनकी कंडीशन और ख़राब होती। उसके बाद में थोड़े से वेजेस इंक्रीज़ हुए 19th सेंचुरी के बाद में, थोड़े से वेजेस में इंक्रीज़ आया, लेकिन ये इंक्रीज़ कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं देखा गया। भाई वेजेस में इंक्रीज़ आया तो महंगाई बढ़ गई। देखिए क्या हुआ, जैसे मैं अगर बात करूँ कि कोई वर्कर है 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है, तो वो उसका खर्चा भी 100 रुपये हो रहा है। तो एक ऐसा केस है। अब आगे क्या हुआ, 200 रुपये उसके वेजेस बढ़ गए, 200 रुपये उसके वेजेस बढ़ गए, तो महंगाई या खर्चा भी उसका 200 हो गया। तो उसकी कंडीशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो कहने का मतलब जो वेजेस बढ़े लेकिन उनका कोई असर जो है वर्कर की लाइफ पे नहीं देखा गया, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा मिला ही नहीं, क्योंकि उसी समय महंगाई बढ़ती गई। प्लस साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो तो और भी ज़्यादा बढ़ा। भाई क्या हुआ, कई बार जब प्रॉब्लम्स आई या लेबर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, या किसी प्रकार का आर्थिक स्लम्प आया, या फिर आर्थिक मंदी आई, जैसे अभी कोविड-19 आ रखा है, या फिर हमारे यहाँ महामारी आ रखी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आई जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ गई, तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपने काम भी छोड़ दिए या फिर छिन गए। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग थे 80-30 तक देखा जाए तो 10% लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो के अंडर थे। उसके बाद में ये बढ़ के कहने बहुत गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे 10% लोग, और उसके बाद में ये नंबर बढ़ के जब आर्थिक स्लम्प आता या किसी प्रकार की गिरावट आती तो कुछ क्षेत्रों के अंदर ये नंबर बढ़ के 35 से 75% हो जाता। कहने का था इतने लोग बेरोजगार हो जाते, उनका काम छिन जाता जब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कोई स्लम्प या इकोनॉमिक स्लम्प वहाँ पे आता। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिससे वर्कर्स की लाइफ पे बहुत असर पड़ रहा था। प्लस टेक्नोलॉजी को इसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसका कारण न्यू टेक्नोलॉजी भी है। किस तरीके से है, ऐसे ही एक मशीन का एग्जांपल लेके यहाँ पे बताया गया है। भाई यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है स्पिनिंग जेनी का। किसका? स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी वॉज ए मशीन। भाई स्पिनिंग जेनी एक मशीन है, जेम्स हार्ग्रेव्स के द्वारा बनाई गई, ठीक है। जेम्स हार्ग्रेव्स ने बनाई। ये मशीन जो थी स्पिनिंग प्रोसेस को तेज कर देती थी और जो लेबर जो डिमांड होती थी उसको कम कर दिया करती थी, और एक साथ खूब सारे स्ट्रॉन्ग या अच्छे धागे इससे बनाए जा सकते थे। तो मैंने बोला ये वर्कर्स को कैसे, लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगी, तो भाई इसको वुलन इंडस्ट्रीज में लगाया गया। वुलन इंडस्ट्रीज में इसको लगाया गया तो वर्कर्स ने इसको अटैक किया, स्पेशली वीमेन वर्कर्स। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि भाई आपको पता है स्पिनिंग वर्क ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। उनको लगा कि भाई अगर ये मशीन यहाँ पे आ गई तो उसके लिए उनका काम छिन जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगी। इसीलिए महिलाएं काफ़ी लंबे समय तक इसका विरोध करती रही, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। ब्रिटेन में वर्कर्स की कंडीशन और भी ख़राब होती रही, सब चीज़ें चलती रही। और ऐसे ही 80s 40s में थोड़ी सा इम्प्रूवमेंट हुआ जब रोडों का विस्तारकरण किया गया, रोडें बनाई गई, ब्रिजेस बनाए गए, टनल्स बनाई गई और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डेवलपमेंट देखा गया, तब जाके थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। उससे पहले कोई डेवलपमेंट वर्कर्स का नहीं था। वर्कर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वर्कर्स हैज़ टू फेस ए हराश कंडीशन, या फिर दिस इज द बैड फेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखा कि इंडस्ट्रियल क्रांति के अंदर कैसे लोगों को परेशान होना पड़ा, वर्कर्स की कैसी कंडीशन थी। तो भाई बहुत बुरी कंडीशन वर्कर्स की थी। तो इस टॉपिक में हमने देखा राइट शॉर्ट नोट ऑन द वर्कर्स, लाइफ ऑफ द वर्कर्स। एक क्वेश्चन आ जाए, व्हाई डिड वीमेन अटैक स्पिनिंग जेनी, या फिर व्हाट इज स्पिनिंग जेनी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इतना पार्ट सारा का सारा कवर हमने वर्कर्स के बारे में पढ़ा, पेस के बारे में पढ़ा कि कैसी गति थी, फिर हमने पढ़ा हैंड लेबर को क्यों प्रेफरेंस दी गई, बाद में लाइफ ऑफ द वर्कर्स के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ आई होंगी। कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो तो मुझे बताएं। ये पार्ट को काफ़ी लंबा हो गया है और इसी के लिए मैं इसको एंड करना चाहूँगा, और अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। आप ऐसे पढ़ते रहिए, कवर अप करते रहिए। जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ कर लोगे तो कुछ भी हाथ से नहीं जाएगा। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू।